गाइज और मोस्ट वेलकम ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम। यूपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आ चुका है और आई थिंक आप लोगों ने फॉर्म को भी फिलअप करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली मैकेनिकल की वैकेंसीज इस बार कम है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वैकेंसी कम है तो हम पीछे हट जाएं। हमें भी डेफिनेटली फॉर्म को फिलअप करना है। सारे जितने भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाके फॉर्म को फिलअप करिए। इजी पेपर आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। और आज के सेशन में मैं पूरा कंप्लीट पेपर का डिस्कशन करूंगी कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कहां से स्टडी मटेरियल मिलेगा, मार्क का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हर एक चीज के ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूं। तो ये जो वीडियो है, ये जो एनालिसिस आपकी होने वाली है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। तो यहां पर देखिए भाई, एग्जाम पैटर्न यूपीपीएससी एई के लिए जो है ये दो पेपर बेसिकली कंसिस्ट करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है ना, दो पेपर होते हैं और दोनों पेपर के अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड करोगे तो 250 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं। इसका मतलब है कि अगर पेपर 1 की आप बात करोगे तो आपको 125 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पेपर 2 की अगर आप बात करोगे अगेन आपको 125 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। ठीक है भाई, तो 150 क्वेश्चंस के दो पेपर यहां पर होंगे और हर एक पेपर के लिए आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। यानी इसके लिए भी आपको 150 मिनट मिलेगा और इसके लिए भी आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। एक कंफ्यूजन होती है कि भाई क्या ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या ऑफलाइन मोड में होता है, तो क्लियरली मैंने लिख दिया है इट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। ठीक है भाई, तो यहां पर ऑफलाइन मोड में होगा, 2 डिफरेंट सेक्शंस होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चाहे आप पेपर 1 की बात करिए, चाहे आप पेपर 2 की बात करिए, दोनों में ही आपके एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। डिफरेंट मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे और दोनों सेक्शन का डिफरेंट वेटेज है, उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 पर आप फोकस करिए। अगर पेपर 1 को आप देखोगे, जैसा कि मैंने बताया कि आपको टोटल 125 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो होगा वो 3 मार्क होता है। तो यहां पर पेपर 1 का जो टोटल मार्क होगा वो 375 मार्क्स हो जाएंगे और इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है वो पूरा का पूरा 2.5 आवर्स मिलते हैं और वी कैन से दैट 150 मिनट्स आपको मिलते हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप पेपर 2 को देखोगे, अगेन आपको 125 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 375 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और यूपीपीएससी एई का जो टोटल मार्क आपका बनता है वो 850 मार्क्स बनते हैं और टोटल क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 250 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ऑफलाइन मोड एंड एमसीक्यू। ठीक है ना, तो ये मैंने वापस ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं ये जो आपका पेपर 1 है, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो पेपर 1 अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जनरल हिंदी आएगी और ये जो जनरल हिंदी है ये अप टू 10th क्लास तक आपसे पूछी जाती है। यानी 10th तक आपने जो हिंदी पढ़ी है उसी से रिलेटेड आपको जनरल हिंदी के क्वेश्चंस दिखेंगे और बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप सिविल के हो तो सिविल से पूछा जाएगा, आप मैकेनिकल के हो तो डेफिनेटली मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर माइंड में आता है कि क्या भाई नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। 375 मार्क्स हो गए। अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो 3 मार्क मिलेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 125 है। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 3 मार्क्स, तो जब आप इसे ऐड करोगे तो डेफिनेटली 375 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो बहुत ही प्रिसाइजली आपको पेपर को बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिसाइजली आपको पेपर को देना होता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी जल्दबाजी करी या आपने रैंडम टिक करना स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग की वजह से आपके बहुत सारे आते हुए मार्क्स चले जाएंगे और अनआंसर्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसका ना आपको कुछ प्लस मिलेगा ना ही कुछ माइनस होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो जनरल हिंदी की सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल अगर 125 क्वेश्चंस हैं तो जनरल हिंदी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे और आपकी जो डिसिप्लिन है मैकेनिकल, सिविल, जो भी आपकी है, इलेक्ट्रिकल हो गई, उसके आपके अंडर बेसिकली 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो टोटल आप देख सकते हो 125 क्वेश्चन का इस तरीके से दोनों सेक्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो पहले 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे, देन फिर सारे बचे हुए 100 क्वेश्चन आपको डिसिप्लिन के देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर टाइम और टोटल मार्क आपके वापस से लिख दिए हैं मैंने। अब बात करते हैं कि सेकेंड पेपर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेकेंड पेपर में आपका क्या होता है, इसमें आपसे जनरल स्टडीज पूछी जाती है, ठीक है ना, और उसके बाद अगेन कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर भी ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, सेम टाइम सेम मार्क रखता है। करेक्ट आंसर में अगेन +3 होगा, और अनकरेक्ट आंसर या इनकरेक्ट आंसर में अगर आप देखोगे तो आपके -1 हो जाता है, यानी 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। पेपर 1 में जिस तरीके से 25 क्वेश्चन आपसे हिंदी के पूछे जा रहे थे, इन अ सिमिलर मैनर पेपर 2 में आपसे 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के पूछे जाते हैं और डिसिप्लिन के 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 125, टाइम और मार्क भी आपका दोनों का सेम है। अब थोड़ा सा लाइक आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि पेपर 1 और जो पेपर 2 है, इन दोनों में ही आपका क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 100 मार्क का टेक्निकल, 100 मार्क का टेक्निकल, और यहां पर भी क्या है 100 मार्क का टेक्निकल है। तो इन दोनों टेक्निकल में क्या डिफरेंस होगा। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है पेपर 1 में, यानी टोटल हमारे पास अगर सब्जेक्ट्स देखोगे तो 12 to 14 सब्जेक्ट्स हमारे पास रहते हैं, बेसिक अगर मैं ऐसा मोटा माटी जोड़ लूं, ठीक है ना। तो आपका कुछ सब्जेक्ट्स पेपर 1 में पूछे जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 में पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट को क्या करा है, दोनों पेपरों में डिवाइड कर दिया है। उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूं कि पेपर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो पेपर 1 के लिए आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएंगे। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी काफी डिटेल में एलैबोरेट करा गया है, जैसे कि फोर्स सिस्टम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, ट्रसेस एंड बीम हो गया, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ द पार्टिकल एंड काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी से आपके क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिज्म एंड मशीन, इसे हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के नाम से भी जानते हैं, इसका भी सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना, कैम एंड फॉलोवर हो गया, गियर एंड गियर ट्रेन हो गया, क्लचेस हो गया, ब्रेक हो गया, डायनामोमीटर हो गया, फ्लाईव्हील आप पढ़ लीजिएगा, गवर्नर हो गया, बैलेंसिंग हो गया, रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मासेस का, ठीक है ना, मल्टीपल सिलेंडर इंजन हो गया, फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन एंड वर्लिंग ऑफ द शाफ्ट। तो ये जो आपका जो सिलेबस है, आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है ताकि आप सारी चीजों को विद इन टाइम कंप्लीट कर सको। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी एई का जो एग्जामिनेशन है वो भी बहुत जल्द होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। तो आप पूरा फुल फायदा उठाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। अगर मैं पेपर 1 में और सब्जेक्ट की बात करूं, ये तो 2 सब्जेक्ट हो गए। जो थर्ड सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। इससे क्वेश्चन कहां से आएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, कंपाउंड स्ट्रेसेस स्ट्रेन हो गया, टॉर्जन हो गया, स्ट्रेसेस एंड डिफ्लेक्शन इन द बीम, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हो गई, कर्व्ड बीम हो गया, थिन एंड थिक सिलेंडर हो गया, स्फीयर्स हो गए, ठीक है ना, बकलिंग ऑफ द कॉलम हो गया, एनर्जी मेथड हो गया, हेलिकल एंड लीफ स्प्रिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन अ सिमिलर मैनर मशीन डिजाइन का जो भी आपका लाइक पूरा सिलेबस है। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होगे, सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज जैसा गेट का सिलेबस है वैसा ही है, सिर्फ क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। जैसे कि गेट में आपसे क्या है, सेम थ्योरी पढ़ के जाते हो बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। यूपीपीएससी में एई में सेम थ्योरी पढ़ के जाओगे मगर क्वेश्चंस भी आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल या बहुत ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। अगर आप न्यूमेरिकल्स को भी ऑब्जर्व करोगे तो छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको पूरे पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो मशीन डिजाइन में स्टैटिक डायनेमिक लोडिंग हो गई, थ्योरी ऑफ फेल्योर हो गया, ठीक है ना, फटीग, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, रिविटेड, वेल्डेड, बोल्टेड ज्वाइंट हो गया, शाफ्ट हो गया, स्प्रिंग हो गया, बेरिंग हो गया, ब्रेक, क्लचेस, जो भी आपका बेसिकली होता है। इसके बाद यहां से जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, ये सिलेबस आपका है मटीरियल साइंस का, ठीक है ना, मेरे से एक साथ ऐड हो गया है, जबकि ये सिलेबस क्या है, मटेरियल साइंस का है, जहां पर क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल इम्परफेक्शन हो गया, एलॉय हो गया, फेज डायग्राम हो गया, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गया, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड टेस्टिंग। जितना ये सिलेबस है इतना ही सिलेबस आपका गेट का भी है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग में आपसे मेटल कास्टिंग हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, जिग एंड फिक्चर आपका हो गया, ठीक है ना। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो जितना भी
आपका प्रोडक्शन का सिलेबस है वो एज इट इज लिखा हुआ है, पूरा प्रोडक्शन आपको पढ़ के जाना है। एंड एक और सब्जेक्ट आपका है IMNOR, इसमें क्या पूछा जाएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, ऑपरेशन रिसर्च हो गया, CPM एंड PERT। तो ये जो पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस करा, इसके साथ मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, माइक्रो प्रोसेसर हो गए, माइक्रो कंट्रोलर हो गए। तो ये जो मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स है इसे आप कवर कर सकते हो। मेडिजी की एक इंडिविजुअल बुक आती है फॉर ESE प्रीलिम्स, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स के नाम से, वो बुक आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो बुक आप परचेज कर लीजिएगा तो वहां से आप मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक को आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। जैसे कि मैंने बताया वो ESE प्रीलिम्स के लिए बुक है, मगर आपको UPPSC AE में पूरी हेल्प करेगी, पूरा मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स आपका क्लियर करा देगी। तो टोटल सब्जेक्ट अगर आप देखोगे पेपर 1 में मैकेनिक्स टोम 2 हो गए, मटेरियल्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 3, मशीन डिजाइन 4 हो गए, 5-6 सब्जेक्ट हो गए और टोटल 7, यानी 7 सब्जेक्ट जो है वो आपके क्या पूछे जाएंगे, वो आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं पेपर 2 में क्या क्या आएगा। फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये पेपर 2 में पूछा जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये भी पेपर 2 में पूछा जाएगा। अच्छा, सिलेबस अगर इसका देखोगे ऑलमोस्ट सेम सब कुछ है, सिस्टम हो गया, प्रोसेस हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एंट्रोपी हो गई, अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है ना, रियल गैसेज हो गए, फ्यूल एंड कंबशंस हो गए। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में भी वही सारी चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, मैनोमेट्री, फ्लूइड स्टैटिक, बॉयंसी, ठीक है ना, बर्नौली इक्वेशन हो गया, उसके एप्लीकेशंस हो गए, वेंचुरी, पिटॉट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर। तो पूरा सिलेबस आप यहां पर देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको हेल्प करने वाला है बहुत ज्यादा। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बेसिकली, और एनर्जी कन्वर्जन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ IC इंजन, पावर प्लांट। अगर आप देखोगे, देखो SICI इंजन, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड टेस्टिंग ऑफ द IC इंजन का पोर्शन पूछा गया है। फिर इसमें आप देखो फ्रांसिस कैप्लान टरबाइन हो गई, वेलोसिटी डायग्राम हो गए, हाइड्रोलिक मशीन का पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद देखोगे रैंकाइन साइकिल, ब्रिटन साइकिल, रीजनरेशन, रीहीटिंग, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हाई प्रेशर बॉयलर्स हो गए। ये पूरा का पूरा सिलेबस किसका हो गया, पावर प्लांट का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो आपका बायोमास हो गया, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, यूटिलाइजेशन ऑफ द सोलर एनर्जी। तो ये क्या है, ये पूरा पोर्शन आपका कहलाता है एनर्जी एंड एनवायरमेंट। अगर इसको भी कवर करना है ना तो अगेन आप मेडिजी की बुक परचेज कर सकते हो, एनर्जी एंड एनवायरमेंट के लिए भी अलग से किताब आती है, आप परचेज कर लो, आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा लाइक बेसिकली सिलेबस पूरा कंप्लीट है, कुछ भी छूटा नहीं है, हर एक चीज को लिख दिया है। ये ज्यादा बेटर तरीका है चीजों को समझने का और क्वेश्चंस कवर करने का, थ्योरी कवर करने का, इस वजह से ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो पूरा मैं आपको बताती जा रही हूं। इसी के साथ एनवायरमेंटल कंट्रोल में अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा RAC का पोर्शन है। देख लो, वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई रेफ्रिजरेंट की, साइक्रोमेट्रिक रिलेशन हो गया, साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। अब उसके बाद सप्लाई एयर कंडीशन हो गया, सेंसिबल हीट फैक्टर हो गया, ठीक है ना, कंफर्ट चार्ट हो गया, कंफर्ट एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग हो गया। तो ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पोर्शन है, इसको भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह की जरूरत है तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे वाले नोट्स की एक एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है ना। उस ऐप को जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको डायरेक्टली जाना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन में। स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, सारे मटेरियल की PDF मिल जाएंगी जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहां से जाके आप थ्योरी पोर्शन को कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कहां से लगाने हैं या डायरेक्टली लिख देते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है। तो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस बच्चा आप करोगे, ये एक सीरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी 1000 क्वेश्चन की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी फॉर द UPPSC AE एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको पेपर का पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल वीडियो में अगर आपसे कुछ रह गया हो, मेरे से आपको पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना लाइक शेयर करे बिल्कुल भी मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेनी मोर कॉन्टेंट इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। आप जस्ट वेट करिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। हम लोग बैकएंड पर वर्क कर रहे हैं और आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो और अब मैं मिलूंगी आपसे फिर कभी किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू।